जब भी आपने मैथ पढ़ने के बारे में सोचा होगा तो सबसे पहले सवाल आपके मन में यही आता है, शुरुआत कहाँ से करी जाए, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। अगर आपने कभी भी कोई भी चैप्टर उठा करके मैथ पढ़ा होगा तो आपने उसका परिणाम भी देखा होगा कि आपको पहली बात तो चैप्टर सही समझ में आएगा नहीं, और उसकी वजह से आपका जो मैथ का डर है वो बढ़ता ही जाता है, और फिर आखिरी में होता यही है कि मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमें इस वीडियो में ये समझना है कि मैथ्स को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है और बाद में क्या करना है, ताकि जब आप मैथ को पढ़ें तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत अच्छा हो, मैथ से आपको डर नहीं बल्कि प्यार हो जाए, और मैथ्स के क्वेश्चन करने में आपको खुशी महसूस हो। चाहे आप एक आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे ही क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ समझ में आ जाएगी अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम जैसा भी मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है। तो मैंने अभी आपको जो बताया कि ये जो टोटल हमारी मैथ की जर्नी होती है पढ़ने की, चाहे आप एकदम न्यू कमर हो या फिर आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हमको इस पूरी अपनी जर्नी को 3 स्टेप में डिवाइड करके रखना है, मतलब मैथ को कैसे पढ़ना है कि हमें अच्छे तरीके से मैथ समझ में आए। सबसे पहला स्टेप, बीच का स्टेप और आखिरी का स्टेप, कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, उस शुरुआत को यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस में लाना है, और उसके बाद जो अगला जो हमारा पार्ट है उस पे कैसे फोकस करना है। अगर मैं बैंक एग्जाम की बात करूँ तो हमारे बैंक एग्जाम में एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती है। इसमें आपको अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन के रूप में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जनरल जो मैथ्स होती है उसके क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब आते हैं। एडवांस मैथ तो आती ही नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है कि एडवांस मैथ आपकी आती नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वो सब नहीं आता। तो हमें इसी मैथ को कैसे करना है, तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, न्यू कमर हैं, और मैथ्स को रैंडमली किसी ट्रिक से सॉल्व करने की सोच रहे हैं, कुछ तरीके रट लें उससे सोच रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बैंक में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, और आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप हमेशा फेल ही होंगे एग्जाम में। तो स्टेप 1 पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत करनी है उसमें आपको क्या करना है। मतलब आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना एज अ होल देखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो मेरा फाउंडेशन स्टेप है उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करूँ। तो हमारा जो फाउंडेशन स्टेप होता है ये किसी भी मैथ के लिए है, वो है हमारा कैलकुलेशंस वाला पार्ट। अगर ये वीक है तो मान के चलिए आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कर रखा है, मैथ में हमेशा आप लैग करेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन का हो, चाहे अर्थमेटिक का हो, चाहे नंबर सीरीज का हो, हर जगह आखिरी में आपको आकर के कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको स्टेप के नंबर मिल रहे हैं कि आपने सब कुछ तो सही कर लिया, कैलकुलेशन नहीं कर पाया तो बाकी के स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको टिक करना है। तो इस वजह से आपको अच्छा कैलकुलेशन आना चाहिए, सही कैलकुलेशन आना चाहिए, तेज कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे शुरुआत में तो आपको कम से कम 20 तक की जो टेबल्स हैं वो तो याद होनी ही चाहिए, बाई हार्ट याद होनी चाहिए। 17 7 जा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसा नहीं कि वो 17 7 जा 1 2 जा 34, ये नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अगर ऐसे करोगे ना तो आपको वैल्यूज याद नहीं रहेंगे। अब मैं अगर आपको कोई एक वैल्यू दे दूं, 108 बोल दूं, तो आपको पता ही नहीं होगा कौन कौन सी टेबल में आ रही है वैल्यू, तो आप वहां पे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको याद है तो आप उसको, बहुत सारी टेबल में वैल्यू आ सकती है, वहां से बहुत अच्छी तरीके से फेच कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। कब करना है? सुबह, शाम, रात में सोने से पहले कभी भी आपको गो थ्रू करना है टेबल्स को। 1 महीने भी अगर आपने लगातार कर लिया तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपको, मतलब एकदम याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसी मेहनत नहीं करनी, अलग से समय निकाल करके करना है। चाहे सुबह सुबह आपको अपना 15-20 मिनट देना है, रात में सोने से पहले देना है, बस इसको आपको गो थ्रू करते रहना है ताकि याद हो जाए। दूसरा काम, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक के स्क्वायर्स। 50 तक क्या है, वैसे तो अगर आपको पता है कि आप अगर 50 तक के स्क्वायर याद करते हैं तो 60 तक के अपने आप याद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक क्रम में चलता है 40 से 60 तक का स्क्वायर। उसके ऊपर मैं कभी वीडियो आपको बना के बताऊंगा, पहले बना रखी है फिर से बता दूंगा। तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक के, कंठस्थ होने चाहिए, बाई हार्ट याद होने चाहिए। कि आपसे अगर 1444 पूछा जाए किसका स्क्वायर है तो आपको सोचना ना पड़े किसका हो सकता है, फिर आप कोई ट्रिक लगाएं और निकालें, ये नहीं, याद ही होना चाहिए कि 1444 किसका स्क्वायर है ना। फिर क्यूब कम से कम 25 तक आप याद करिए, 25 तक नहीं हो सकता, कम से कम 20 तक के आप याद करिए, क्योंकि क्यूब बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप याद करने को तो 30 तक कर लीजिए, 40 तक कर लीजिए, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना उतना बेनिफिशियल नहीं है। वैसे 20 तक आप, अगर मैं 25 कह रहा हूँ तो आप 20 तक तो याद करके चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर आते हैं कि जब ये सारी चीज़ें आपकी याद हो जाती हैं, मतलब ये आपने काम कर लिया,
उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो नाम से है स्पीड मैथ्स के नाम से। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और तरीके मिल जाएंगे, और स्पीड मैथ के आपको जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है ना वो भी पता चल जाएंगे। कैलकुलेशन ट्रिक्स का मतलब कैसे आप आसानी से कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स आप गो थ्रू कर लें कब, जब ये 3 स्टेप आपके पूरे हो जाएं। उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। अभी आपको नहीं सोचना है कि मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन छूट रहा है या फिर अर्थमेटिक छूट रहा है, कुछ नहीं। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन लगाना शुरू करिए। कम से कम डेली का टारगेट लेकर के चलिए कि कम से कम मैं 50 से 100 क्वेश्चंस लगा रहा हूं। अब मैं ये तब कह रहा हूं जब मैं आपको मैथ में और कुछ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज लगाइए। होगा क्या इससे, आपको बहुत सारी जो टेबल्स हैं, जैसे मैंने 20 तक की टेबल कही है ना, आपको उसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज याद हो जाएंगी। बहुत सारे जो डिविजन्स हो रहे हैं, कैसे कौन से नंबर किससे कट सकते हैं, याद हो जाते हैं। और आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना सोचने की, कि अगर 24 × 8 लिखा तो आप बहुत आसानी से उसको तोड़ करके, स्प्लिट करके, मर्ज कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपको करना है। अब ये अगर आप कर लेते हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 दिन भी, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं 15 के हिसाब से चल रहा हूँ कि अगर आप 50 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो तो 750 क्वेश्चन, वैसे टारगेट लेकर के चलिए कि 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहे कुछ और शुरू करने से पहले, है ना। तो कम से कम 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहे आपकी, ताकि आपके जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, वो सारी चीज़ें जाएं। और आप कैलकुलेशन ट्रिक्स अगर आप देख लेंगे तो आपको कैसे क्यूब निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो वो इस प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। बाकी ये हो जाए तो आप नंबर सीरीज पे बढ़ें। नंबर सीरीज में शुरुआत में बढ़ेंगे ना तो हवा ही नहीं लगेगी, आपको पैटर्न समझने में लगेगा यार इतने सारे पैटर्न होते हैं, कैसे समझा जाए। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने क्या कहा आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने को, तो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में डिफरेंसेस दिए रहते हैं और आपको पता ही नहीं है स्क्वायर और क्यूब, तो आप कैसे निकाल पाओगे, समझ नहीं पाओगे। लेकिन जिस बच्चे को 50 तक का भी स्क्वायर याद है, जहां भी वो स्क्वायर के टर्म को पाएगा कि अच्छा ये स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वो तुरंत पकड़ लेगा अच्छा ये तो स्क्वायर हो रहा है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये आप कर लें फिर आप नंबर सीरीज पे बढ़ें। और नंबर सीरीज का ऐसा क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें कि आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस डेली लगाते रहें। तो होगा क्या इससे कि जो कैलकुलेशन वाला आपका पार्ट है ना मजबूत हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन वीक होने की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो ये जो पार्ट है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी स्काई रॉकेट करेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करता है मैथ्स में, तो आप चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हो। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होता है। कैलकुलेशन आपको शुरुआत, बाकी सब कुछ भूल करके कि डेटा इंटरप्रिटेशन अभी रह रहा है, अर्थमेटिक रह रहा है, नहीं। एक बार में एक चीज अगर आप फोकस करेंगे तभी आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करके आगे बढ़ पाएंगे। वरना थोड़ा 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 ऐसे सब में पढ़ेंगे ना तो कुछ भी स्ट्रांग भी नहीं होगा और आपको लगेगा तो कि सिलेबस खत्म कर लिया हमने, लेकिन कुछ भी आ नहीं रहा होगा। तो ऐसे आपको पढ़ना है। पहला स्टेप ये कर ले। अच्छा ये हो गया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो कैलकुलेशन वाली दिक्कत ना नहीं आ रही है आपको। अगर बड़े मल्टीप्लिकेशन भी आ रहे हैं तो आप कर ले रहे हो, स्क्वायर भी आप निकाल ले रहे हो। तब हम आते हैं अपने अर्थमेटिक वाले पार्ट पे। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन पे नहीं गए, हम फिर आएंगे अपने अर्थमेटिक वाले पार्ट पे। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे कहे कि अब ये नहीं आता वो नहीं आता, कभी इस तरह की सलाह को सुना मत करिए। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक सब इंटरलिंक ही है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते जो कि सिलेबस में दिया गया है। अर्थमेटिक में क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लेना है क्या, नहीं। सबसे पहले आपको इन 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है। कौन से, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन। इसमें भी मिक्सचर नहीं, एलिगेशन के मेथड्स आपको सीखने पे ध्यान रखना है ना। ये आपके क्या कहलाते हैं, टूल कहलाते हैं। अगर ये 3 चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए कि कैसे परसेंटेज से हम खेलते हैं, रेशियो से कैसे खेलते हैं, एलिगेशन का प्रयोग कैसे करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं इनके आपने अगर समझ लिए, उसके बाद आपकी अर्थमेटिक कभी वीक नहीं रहेगी। ज्यादातर बच्चों की अर्थमेटिक उन्हीं की वीक होती है जो हर एक चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क के अलग फॉर्मूले याद करते हैं, SICI के अलग फॉर्मूले याद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग फॉर्मूला बेस्ड आप मत चलिए, वरना फंसे ही रह जाएंगे और कभी आप आगे नहीं निकल पाएंगे। आज का जमाना बहुत एडवांस है। तो आपको ये 3 टूल की तरह आपको लेकर के चलना है कि ये 3 आपके टूल हैं अर्थमेटिक को सॉल्व करने के। ये 3 आपको विधियां, ये 3 आपको चैप्टर्स अगर समझ में आ गए तब आपकी अर्थमेटिक कभी समस्या रहेगी ही नहीं। ये 3 सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आपको अगले जो भी चैप्टर्स हैं, मतलब अब इसके बाद में इसमें कोई क्रम नहीं है कि इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क करना है, नहीं पहले प्रॉफिट एंड कुछ भी।
अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर्स हैं फिर आप किसी भी क्रम में करेंगे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब जैसा मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला बेस नहीं चलना है कि सबके अलग अलग फॉर्मूले याद करने हैं। हमेशा इन्हीं तीनों मेथड से कैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए, SI CI हो गया, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं ना, केवल इसी पे फोकस आपको रखना है कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। और सारी वीडियोस आपको स्टडी स्मार्ट के चैनल पे भी मिल जाएगी कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में आपको केवल इन 3 चैप्टर्स के जो एप्लीकेशंस हैं उनको ध्यान रखना है, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। ये स्ट्रांग होगा तो अर्थमेटिक स्ट्रांग होगी। ये वीक रह गया, हमेशा ही अर्थमेटिक वीक रहेगी। ये मान के चलिए आप हमेशा पढ़ेंगे भूलता जाएगा, पढ़ेंगे भूलता जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप हर एक चैप्टर के लिए स्पेशलाइज फॉर्मूला, स्पेशलाइज अप्रोच पे फोकस करेंगे और वही आपके लिए टेंशन वाली बात होगी। ये 3 चीजें स्ट्रांग होगी तो बाकी के चैप्टर्स में ना आपको केवल ये समझना होगा क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्या आपको डेटा दिया गया है और क्या डेटा आपसे मांगा जा रहा है। तो आप आसानी से इन तीनों में से यूज कर पाएंगे वैल्यूज को और इन्हीं तीनों के जो एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको करना है दूसरे स्टेप में अर्थमेटिक। ये 3 चैप्टर आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने हैं अच्छे तरीके से, फिर उन्हीं का एप्लीकेशन आपको बाकी के सारे चैप्टर्स में लागू करना है। हर एक चैप्टर को अलग अलग फॉर्मूले से मत पढ़िएगा, किसी ट्रिक से मत पढ़िएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा एग्जाम में, एकदम हवा हो जाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे। प्रीलिम्स कैसे भी अगर निकल भी गया तो मेंस के क्वेश्चन तो एकदम समझ में ही नहीं आएंगे। करना क्या है वो तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं समझ में आएंगे कि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हमारा है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का हमको यूज करना है जब आप अर्थमेटिक का जो 3 चैप्टर है परसेंटेज, रेशियो और एलिगेशन, इन्हें आप पढ़ लें तो अपने बाकी के अर्थमेटिक के साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन को शुरू कर सकते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में जो पहला टाइप आप करेंगे क्वेश्चन का, सबसे पहले जो आप करेंगे, एक तो जब आपका परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन आपको आता है तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो आपके बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आधारित होते हैं, जिसमें परसेंटेज और रेशियो एलिगेशन वाले क्वेश्चन ही होते हैं ना, कौन कितने परसेंट ज्यादा है, किसका क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या रेशियो आ रहा है, वो वाले क्वेश्चन से आप शुरुआत करिए। प्रीलिम्स में वो पूछे जाते हैं। और आपको सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में ध्यान क्या रखना है कि यहां से आप क्वेश्चन शुरू करें और सबसे पहले, इससे भी पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में एक बार पढ़ लें कि डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने तरह के जो ग्राफ होते आते हैं, वो ग्राफ कैसे एनालाइज किए जाते हैं। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आपको ग्राफ अगर दे दिया तब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। रडार ग्राफ दे दिया, जो बच्चे कभी नहीं देखे हैं, रडार ग्राफ देखते सोचेंगे बहुत भयंकर सा क्वेश्चन आ गया है, वैल्यू फेच नहीं कर पाएंगे जो दी रहेगी। होता आसानी है लेकिन पहली बार अगर आप देखेंगे तो बहुत कठिन सा लगेगा। तो पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में एक बार जानकारी ले लें, हर एक ग्राफ किस टाइप का होता है और उसमें जो वैल्यू रहती है उसको कैसे आपको फेच करना होता है, बस ये आपको जानकारी रहे। फिर आप बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के, वहां से शुरुआत करें। सबसे पहले बेसिक से ही शुरुआत करें कि आपको परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन मेथड कहां कहां लगाने पड़ते हैं, कैसे लगाने पड़ते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। अगर ये परसेंटेज से पहले आपने इसको शुरू कर दिया तब आपकी जो इंटरप्रिटेशन वाली स्किल है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो वीक ही रहेगी हमेशा। ये आपका जब बनने लग जाए क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि हाँ अब ये चल रहा है, तब आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन वो करिए जो अर्थमेटिक के बाकी के चैप्टर्स के ऊपर आधारित है। मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, SI CI, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस भी आप करना शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, नहीं भी दिए जाते हैं तो आगे आने वाला जो ट्रेंड है उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आप क्वेश्चंस करिए। जब ये दोनों क्वेश्चंस आपको बनने लग जाए, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा तेज जंप लेने से ही आपकी दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। जब ये दोनों क्वेश्चन आपके बनने लग जाएं, आपको लगे कि हाँ मेरा जो समय है वो कम लग रहा है और मैं क्वेश्चंस को एक बार में पढ़ के समझ ले रहा हूँ, तब आप आगे बढ़ जाइए मेंस के क्वेश्चंस के लिए। अब पहला जो मेंस का क्वेश्चन आप करिए, सबसे पहले आप जो अर्थमेटिक बेस्ड आपके मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी मेंस की तैयारी भी, जो मेंस आने वाले क्वेश्चंस होंगे अर्थमेटिक के, आपको पता चलेगा कि उसके वैरायटी कितने तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने 2 या 3 ग्राफ का इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो आपका जो कह सकते हैं ना एक एनालिटिकल स्किल है वो अच्छी होगी, इंटरप्रिटेशन की जो स्किल है ना वो अच्छी होगी कि आपको 2-3 ग्राफ से डेटा उठाना है और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तीनों ग्राफ का इस्तेमाल हो। तो आपको ऐसे पता चलने लगे कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। उसके बाद आप लॉजिकल क्वेश्चंस को करिए। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, लॉजिकल जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं सबसे आप आखिरी में ट्राई करिए जब ऊपर के सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। अगर आपने शुरुआत ही यहीं से कर ली ज्यादा जोश में आकर के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, मैं तो यही कर रहा,
तो ये तो हो सकता है कि आपको लॉजिकल क्वेश्चन, या इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि आप लॉजिकल क्वेश्चन कुछ दिन ट्राई करें, उसके बाद हार मान के बैठ जाएं कि मेरे पास का नहीं है बैंक एग्जाम, मैं नहीं कर रहा क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन नो डाउट कठिन होते हैं, और आप एसबीआई पीओ क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार तो समझ में भी नहीं आता कि क्या दिया गया, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसलिए इसको सबसे आखिरी में करिए, क्योंकि तब तक आपका बेस ना अच्छा हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन स्किल आपको अब मतलब समझ में आने लग जाएगा, जो डेटा दिया गया उसका कैसे इस्तेमाल करना है, तब आप इस पे जा सकते हैं सबसे आखिरी में। फिर आप अगर ये करने लग गए तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही स्काई रॉकेट हो जाता है। तो ये आपका 3 स्टेप का पूरा सिनेरियो है। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए। बिना उसको स्ट्रांग किए हुए आप किसी भी चैप्टर में अगर जा रहे हैं तो अपने साथ आप धोखा करेंगे। वो स्ट्रांग आपकी हो जाए, उसके बाद आप अर्थमेटिक पे आइए। अर्थमेटिक में भी आपको क्या करना है, परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन के पहले मेथड्स आपको सीखने, कैसे काम करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, उनके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं वो आप सीख लीजिए। फिर आप आगे बढ़ जाइए, जो अर्थमेटिक के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं ना उन पे आगे बढ़ जाइए, और फिर उनको पे देखिए कि ये परसेंटेज रेशियो वाले मेथड से कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर आप तीसरा स्टेप डेटा इंटरप्रिटेशन पे आइए, और जो मैंने अभी आपको बताया वैसे आपको ये फॉलो करना है। तो ये आपका सीखने का क्रम है, कैसे इसको सीखेंगे। जब ये तीनों चीजें कवर हो जाएं, मतलब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाइए। फिर आप अपना एक डेली का शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने सिंप्लीफिकेशन करने हैं डेली, इतने नंबर सीरीज, इतने अर्थमेटिक, इतने डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट। उसके बाद ये शेड्यूल आता है। सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, और आप अगर प्रैक्टिस और सीखना एक साथ करेंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस भी करें। तो सबसे पहले सीख लीजिए। ये जितना भी मैंने आपको बताया है कि जो जो आपको करना है, ये सब कुछ सीखने में आपको 2 से ढाई महीने का समय लगेगा, अगर आप डेली अपना समय देते हैं तो। अगर आप रेगुलर इंटरवल में ऐसा नहीं रहते हैं कि अच्छा आपने एक दिन बहुत जोश में आकर के 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन गायब हो गए, तो ऐसे में तो ये सिलेबस आपका लंबा खिंच जाएगा। मैथ पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम गैप करना है। मतलब एक दिन का भी गैप अगर आप लेंगे तो आपको कुछ थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है अगले दिन। तो आपको डेली प्रैक्टिस में बने रहना होता है। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि मेरी मैथ स्ट्रांग हो रही है कि नहीं? क्या सिर्फ क्वेश्चन लग जाना ही बहुत पर्याप्त रीजन है? नहीं, आपको ये देखना होगा कि जब आप क्वेश्चन, आपने सब कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं उसको लगाने का समय कितना है। अगर आपसे प्रीलिम्स का कोई सिंप्लीफिकेशन या कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है अर्थमेटिक का, और आपको वो लगाने में 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब भैया आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आपको इस समय को बहुत कम करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप 3-4 मिनट में एक आप अगर लगा पा रहे हैं एक केवल अर्थमेटिक का क्वेश्चन, तो आपके पास तो 20 ही मिनट है। ऐसे में तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे? तो आपको समय को 1 मिनट के अंदर करना है। तो कैसे होगा? आपको हमेशा इस बात पे फोकस करना होगा कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आ गया इंग्लिश का? मतलब कि आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझ जा रहे हो। जिन बच्चों को 4 बार क्वेश्चन पढ़ के एक बार में समझ आता है, उन्हीं बच्चों को हर एक क्वेश्चन में टाइम लगता है। क्वेश्चन दिया गया, आपने एक बार पढ़ा, गो थ्रू हुए, समझ ही नहीं आया, फिर से पढ़े, फिर आधा समझ में आया, फिर से पढ़े, फिर कुछ भूल गया। ऐसे करके जब आप 3 से 4 बार में एक क्वेश्चन पढ़ के समझते हो तो समय तो लग ही रहा है। अगर आपने एक बार पढ़ा, जो जरूरी डेटा है उसे नोट किया, और एक बार में आप समझ गए कि ये डेटा है, ये निकालना है, तो आप सोचिए आपने अपना कितना समय बचा लिया। तो ये तरीका होता है मैथ को पढ़ने का, स्ट्रांग करने का, और अपनी प्रोग्रेस को चेक करने का। तो जो बच्चे एक बार में पढ़ के क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ चुके हैं। बस आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, और नहीं पढ़ के समझ पा रहे मतलब अभी आपको थोड़ा और इंप्रूवमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा और अपने दिमाग को फोकस करने में लगाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे तो 100% आप इसका रिजल्ट भी अपने ऊपर आते हुए देखेंगे। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।